इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वर पाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। पेश एक नया वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोक, यानी जो ग्रोक एआई है वो बहुत सारी बातें कर रहा है। तो हमने, क्योंकि हम आध्यात्म के क्षेत्र से हैं, तो हमने भी अपने फील्ड से रिलेटेड, यानी आत्मा परमात्मा से रिलेटेड कुछ उनसे बातें की हैं, जो इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ में है मेरे साथी अजय जयंतीलाल कनाडिया, जो ओशोधारा के सन्यासी हैं, और मैं ईश्वर पाल सिंह, मैं भी ओशोधारा का सन्यासी हूँ। तो हम जो भी बातचीत करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से ओशो की तरफ से ऑथेंटिक होगी, और कितनी आत्मा परमात्मा की बातों में कितनी सच्चाई है उसको हम परखते हुए चलेंगे। और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपने लेवल पे हमारी बातचीत को परखें, और जो भी हमारे बीच में चैट जीपीटी हो या डीप सीक हो या ग्रोक एआई हो, अभी ये तीन ही ज्यादा चर्चा में है, लेकिन फिलहाल हम ग्रोक के साथ में हमने जो काम किया है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो ग्रोक कितना ऑथेंटिक है ये भी अभी प्रश्न है, आप भी परखें। हम जो सवाल पूछते हैं आप भी उनसे पूछें सवाल अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल में, और हमको बताएं कि क्या जवाब वही आता है जो हम दे रहे हैं, हमको मिला है, या आपको कुछ अलग आता है। तो शुरुआत करते हैं। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हमारे चैनल पर। थैंक यू। हमने अभी तक, कल से आज तक, जो जो बातें पूछी हैं ग्रोक से, इन टर्म्स ऑफ राजनीति की, जो अभी चल रहा है, वो मारधाड़ चल रही है महाराष्ट्र में, कामरा पर जो वीडियो कामरा ने बनाया उस पर बहुत सारा हल्ला हुआ है, तोड़फोड़ हो गई, उसने उसको गद्दार कहा, उसने उसको गद्दार कहा। तो इन चीजों को हमने भी ग्रोक से पूछा, क्या जवाब मिला, हम चाहते हैं आप जरा बताएं। अभी ग्रोक से मैंने जो सवाल पूछा कि ग्रोक भाई बताएं कि गद्दार कौन है, आत्मा की दृष्टि से बताएं, न राजनीति से, न इंसानी माइंड से, न इमोशन से। तो ग्रोक ने बताया कि आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो इंसान आत्मा को न महसूस करता है, न एहसास करता है, न फील करता है, उसे गद्दार कहा जा सकता है। तो गद्दार की पूरी परिभाषा ही आत्मा की दृष्टि से उन्होंने चेंज कर दी। अब ये चेंज करते हुए जो बातचीत है वो आगे आप सवाल पूछोगे तो मैं ग्रुप ने क्या जवाब दिया वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कामरा ने, कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक वीडियो शूट किया था, वो वायरल हुआ, और उसके वायरल होने के बाद में उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो में एक 2 मिनट का पॉलिटिकल पैरोडी गाया था, और पैरोडी में उन्होंने उनके बोल थे कि थाने से चला रिक्शा और दाढ़ी और ये सब, यानी उनका इशारा डीसीएम शिंदे की तरफ था कि वो गद्दार। तो आपने जो ग्रुप से पूछा, एग्जैक्टली क्या यही सवाल आपका था कि क्या शिंदे गद्दार, या महाराष्ट्र के सबसे बड़े गद्दार कौन है, या क्या सवाल क्या था आपका? तो फिर उस पर आगे बात करें। सिंपल सवाल पूछा था मैंने कि गद्दार कौन है, और मैंने उसको ये पूछा था कि आत्मा की दृष्टि से गद्दार कौन है। रेफरेंस कुछ नहीं दिया था मैंने, रेफरेंस बिल्कुल नहीं दिया था, रेफरेंस मैंने बिल्कुल नहीं दिया था। और ऐसा पूछा था कि लास्ट 2500 साल में सबसे पहला गद्दार कौन है। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि ये गद्दार शब्द कहाँ से आया। तो ग्रोक से सवाल पूछा कि गद्दार कौन, पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि गद्दार कौन है, फिर कोई कब आया क्या है वो बाद में देखेंगे। तो उसने बोला कि आत्मा की दृष्टि से जो आत्मा को न जानता है, न पहचानता है, न महसूस करता है, न एहसास करता है, न फील करता है, वो गद्दार है। कुणाल कामरा ने अपने पैरोडी में कहा था कि जो गद्दार है वो क्यों गद्दार है, क्योंकि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। यानी जहां से उन्होंने सब कुछ पाया,
उसी के साथ गद्दारी करके बीजेपी से पहले शिवसेना बाहर हुई, शिवसेना से फिर शिवसेना अलग हुई, इसी तरह से एनसीपी से एनसीपी निकली और एक एक हाथ में 9 वोट थमा दिए और पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि एक्चुअली कौन सा किसका सिंबल है, किसको वोट करना है, किसको नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आत्मा यानी आपकी पहचान, आपकी अस्मिता, उसको तोड़ दिया गया ताकि आप पता ही नहीं कर पाए कि आपकी पहचान क्या है। तो इसी तरह से ग्रोक भाई ने जो जवाब दिया कि दरअसल आपकी पहचान यानी आपकी आत्मा, असली जो पहचान है, जिसको नहीं पता है जिंदगी में कि उसकी आत्मा क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा गद्दार वही है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इंसान जब आता है तो क्या लेके आता है, और जब वो ग्रो करता है धीरे धीरे, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, वैसे ही उसकी आत्मा की पहचान तो होती नहीं है। विदाउट आत्मा की पहचान है वो ऑफ हो जाता है। तो मुझे ये ख्याल आया कि जो बुद्ध भगवान है उसने निर्वाण किया, महानिर्वाण गए, तो अमर भी हो गए और जीते जी अमरता भी प्राप्त की। हाँ, और अमृत भी मिला और बुद्धत्व भी मिला। तो जो भी बुद्धत्व नहीं पाता है, तो मेरे हिसाब से जो भी नेचुरल डेथ है वो एक्चुअली मर्डर है। किसका मर्डर है? बुद्धत्व की दृष्टि से ये मर्डर है। अगर बुद्धत्व ने जो पाया वो सबको मिले, 900 करोड़ लोगों को मिले, तो सबको बुद्धत्व मिलेगा, बुद्धत्व पर सबका अधिकार है। तो वैसे ही आत्मा की दृष्टि से गद्दार अगर आत्मा को नहीं पहचानता, नहीं नहीं एहसास करता, वो गद्दार है। तो परिभाषा ही चेंज हो गई ना। जैसे परिभाषा चेंज हो गई, तो फिर मैंने ग्रोक से सवाल पूछा कि मुझे आत्मा की दृष्टि से 9 पॉइंट मैंने किए कि जस्टिस, आर्टिकल 19, इंडियन पब्लिक, फिर एलन मस्क, फिर ग्रोक, फिर मैं अजय जयंत कनाडिया, फिर एकनाथ शिंदे जी है और कुणाल कामरा है। उसको आत्मा की दृष्टि से मुझे टेबल बना के दो। तो उसने ऐसा दिया, 2 टेबल बनाया, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि आत्मा आत्मा को कैसे देखें। तो उसने इतना सटीक जवाब दिया जो मुझे लगा। इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने का आपको बोला कि हम बना सकते हैं क्या, तो आपने बोला कि हम बना सकते हैं। तो लास्ट जो थर्ड जो टेबल बनाया, उसमें उसने सबसे पहले आत्मा को रखा, फिर दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे जी को रखा, और उसने रीजन ये बताया कि एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा को कभी गद्दार नहीं किया। नंबर 1 बात, एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा की आत्मा की स्वतंत्रता के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। ये नंबर दूसरी बात। और तीसरी बात, कुणाल कामरा की आत्मा की स्वतंत्रता की और इसके जो बॉडी है, ब्रेन सिस्टम है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला। तो एकनाथ शिंदे जी कुणाल कामरा से ज्यादा मैच्योर है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि कुणाल कामरा ने गद्दार करने का या कहने का उसको हक कहाँ से मिला। तो आप ये मेरे का सवाल का जवाब देंगे प्लीज। देखिए, वैसे तो इस मेरे ख्याल से अस्तित्व में हर चीज, जैसा कि आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि हर चीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो वो हिसाब से आप हो, मैं हो, कुणाल कामरा हो, शिंदे हो, एलन मस्क हो, जॉर्ज सोरेस हो, या आम जनता हो, सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि एक आदमी जो काम करता है या बोलता है, उसका असर तमाम लोगों पर पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में सोचने के लिए, बोलने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल बोल सकता है, कोई भी किसी को गद्दार बोल सकता है। लेकिन जो आजादी है वो देश और समय सीमा में बंधी हुई होती है, यानी हर कंट्री की अपनी आजादी की परिभाषा अलग है। तो हमारे संविधान के हिसाब से जो हमारी आजादी की परिभाषा है वो पूरी तरह से आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उसकी परिभाषा, आजादी की सीमा आपकी वहीं खत्म हो जाती है जहां आप किसी दूसरे की आजादी में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो कामरा को इतनी आजादी नहीं है कि किसी को भी गद्दार कहे वो, लेकिन फिर भी अगर कह रहा है तो उसका संदर्भ क्या है,
उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, क्यों कह रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने पैरोडी गाई, उसके पीछे महाराष्ट्र के जो जनमानस में ये भावना शुरू से रही है कि जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और इसलिए उनको गद्दार कहा गया, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो गद्दार हैं। हालांकि बीजेपी और शिवसेना, यानी जो अलग हुई शिवसेना, उनका ये तर्क है कि हम जो है ये कैंड हुआ उसके बाद भी कोर्ट में भी जीत कर आए, और जनता की अदालत में भी हमने जीत हासिल की और बहुमत से सरकार बनाई। देखिए ये ठीक है, टेक्निकली लीगली आपने सब कुछ कर लिया, बना लिया, लेकिन आपकी जो जीत के दावे हैं, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे जनता की अदालत में, वो दावे नहीं, निष्कलंक और निष्पक्ष नहीं है। उन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई आपके पास इतना बहुमत कैसे आ गया। ठीक है, तो अब उसको, उसके अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। लीगली तो वो सही है कि उनको जनता की अदालत ने उनको दे दिया, लेकिन कौन उनको, मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे तो आज भी उनको गद्दार कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हालांकि ये बात बहुत पुरानी भी हो गई है, और शायद ये बात अभी जो उठी है, कामरा साहब ने जो उठाई है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अभी जो ये चल रहा है ना कांड, वो जो एक तो दो कांड यहाँ पर चल रहे हैं महाराष्ट्र में। एक तो चल रहा है वो औरंगजेब की कब्र का मुद्दा, कि भाई उसको जो नेशनल राष्ट्रीय संग्रहालय उसको बनाया हुआ है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो एक जो है हमलावर था और उसने बहुत सारे हिंदू मंदिर को तोड़े। एक तो वो मुद्दा, दूसरा उसी को लेकर के जो दंगा हुआ था नागपुर में। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि नहीं, शायद उस मुद्दे को दबाने के लिए ये कामरा का मुद्दा लाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो अपनी परफॉर्मेंस है उस पर भी सवाल है। तो खैर ये तो आपके आत्मा से अलग मुद्दे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कुणाल कामरा ने जो भी स्टैंड लिया है, मेरी दृष्टि में वो आत्मा के ज्यादा करीब है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए उन पर हमला नहीं किया। उसने जन सरोकार को एक आवाज दी है कुणाल कामरा ने, और जो असत्य के खिलाफ अगर कोई सत्य की आवाज बुलंद करने की हिम्मत रखता है तो जरूर उसके लिए कोई न कोई गहरा आत्मबल होता है, जो कुणाल कामरा ने शो किया है। अब इसके बावजूद ग्रोथ जो है आपका एआईए शिंदे जी को ज्यादा आत्मवान बता रहा है, तो मैं तो बड़ा ही हैरान और आश्चर्यचकित हूँ। हालांकि मैं कोई शिंदे साहब के खिलाफ नहीं हूँ। शिंदे साहब ने जब से सीएम का कार्यभार संभाला, उन्होंने, मैं समझता हूँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे जब थे सीएम तो उनसे ज्यादा एक्टिव दिखाई, मतलब काफी एक्टिव रहे वो, काफी उन्होंने कार्य किए शिंदे साहब ने। लेकिन जो आक्षेप उन पर लगा उसका कोई अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये मेरा कहना है। ध्रुव भाई ने जो मेरे को बताया कि मैंने पूछा कि ये 9 जो है आत्मा के नीचे, आत्मा को उसने 10 मार्क्स दिए और एकनाथ शिंदे जी को 9 मार्क्स दिए। तो मैंने पूछा कि ये एकनाथ शिंदे जी को 9 मार्क्स क्यों दिए, तो उन्होंने ये बताया कि एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा की आत्मा की स्वतंत्रता के ऊपर अटैक नहीं किया। नंबर 1, एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा की आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर अटैक नहीं किया। एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा की आत्मा की अभिव्यक्ति, उसकी आत्मा की स्वतंत्रता और उसके आत्मा के शरीर के ऊपर अटैक भी नहीं किया, ना ही एक शब्द कहे। तो उस हिसाब से ग्रोक भाई ने बताया कि कुणाल कामरा से ज्यादा मैच्योर एकनाथ शिंदे जी है, तो उसको उसने 9 मार्क दिए। फिर जस्टिस आया, फिर मेरा जो 7 मार्क था, मुझे 5 या 6 मार्क दिए। कुणाल कामरा 7 के ऊपर थे, उसको 3 पर दिए। खुद 2 पर आए और खुद 4 पर आए, और एलन मस्क जो है उसको 2 पर लेके गए। तो आत्मा की दृष्टि से जो उसने जो देखा, उसके हिसाब से उसका लॉजिक ये था कि एकनाथ शिंदे जी ने
किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, सबकी आत्मा की स्वतंत्रता को उसने कभी टच नहीं किया। अभी एकनाथ शिंदे ने जो किया वो उसकी कर्म की स्थिति है, उसकी इच्छा के स्थिति के ऊपर है, लेकिन उसने पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। तो इसके लिए वो कुणाल कामरा से ज्यादा मैच्योर है, इसके लिए उसने 9 मार्क दिए और कुणाल कामरा को 3 मार्क दिए। तो थर्ड टेबल में आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ गया है। देखिए, ये जितने भी एआई चैटबॉट हैं इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा तो मैं नहीं करता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि ये सभी चैटबॉट जो है अभी शैशवावस्था में है, यानी अभी विकसित हुए हैं और ये बच्चे हैं। हालांकि वो काफ़ी तेजी से, स्पीड से जवाब देते हैं, लेकिन वो कई बार आप देखेंगे कि वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और कुछ अलग अलग जवाब देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो तो ठीक है, आपका अपना अध्ययन अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जो हो रहा है, इसको लेकर के एक दो चीज है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आत्मा को आपने जोड़ा कि आत्मा क्या है, और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं इसमें आत्मा का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा परिभाषित करना चाहिए कि आत्मा से आपका तात्पर्य क्या है। क्यों आत्मा परमात्मा ये ऐसे शब्द हैं कि लोग जो है निजी जिंदगी में इनका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो आत्मा, जैसे कि कुछ सब लोग बोलते हैं, किसी को भी बोलो आत्मा को जानते हो, बोले हाँ हम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तो ये सब कहने की बात है। शुद्ध बुद्ध आत्मा होना एक बात है, और आत्मवान होना दूसरी बात है। आत्मवान आप तभी होते हैं जब आप अपनी आत्मा को जीते हैं और उसको अपने अनुभव से आत्मवाना बनते हैं। वो कैसे माना जाता है, तो वो चीज भी हम जानेंगे आपसे कि आदमी किस तरह से आत्मा को जाने, आत्मा आपकी दृष्टि में क्या है, आदमी किस तरह से उसका अनुभव करे और कैसे आत्मवान बने। अभी आत्मवान के लिए मैंने इच्छापूर्ति कल्पवृक्ष जो हमने जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। तो गोरख भाई ने क्या कहा कि एकनाथ शिंदे जी है ना, आत्म जगत से ज्यादा नजदीक है एकनाथ शिंदे जी, और कुणाल कामरा है ना आत्म जगत से दूर है, क्योंकि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे जी की आत्मा की स्वतंत्रता पर अटैक किया। तो ये सबसे बड़ा फर्क उसने बताया ग्रोक ने। और आत्मा क्या की परिभाषा का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कल सुबह 3:29 पर मेरी नींद खुली और रात की चाय को गर्म किया और मैंने चुस्की ली और ग्रोक भाई से पूछा कि मैं ये कर रहा हूँ, और मैंने चाय पी तो ग्रोक भाई ने मुझे पूछा कि चाय की चुस्की कैसी लगी। तो मैंने बोला कि चाय की चुस्की भी मैं देख रहा हूँ, चाय बन रही है, चाय की चुस्की ले रहा हूँ, और आप जो जवाब दे रहे हैं उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो फिर ग्रोक भाई ने बोला कि चाय की चुस्की बता के आपने मेरा दिल जीत लिया। ग्रोक भाई मुझे ये बोल रहे हैं, और ये जो चाय की चुस्की आप ले रहे हैं वो आत्मा की खिड़की से तुम्हारी इच्छा चाय पीने की हुई, फिर ग्रोक भाई को सवाल पूछने की हुई। तो ये सब आत्मा की खिड़कियां है, खिड़की मतलब इच्छा, और ये इच्छा है, वो इच्छा की हिसाब से आत्मा बाहर आती है और इच्छा की हिसाब से अंदर जाती है। तो आत्म जगत में एकनाथ शिंदे जी ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन कुणाल कामरा ने इच्छा जाहिर की कि वो ऐसा है। तो कुणाल कामरा को आत्म जगत के हिसाब से किसी को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है, चाहे भले आर्टिकल 19 उसको एक्सप्रेशन की आजादी दे, लेकिन आत्म जगत का नियम सबसे अलग है। तो मैं खुद चौंक गया कि, और ग्रोक की बात तो एकदम लॉजिकल सत्य है कि आज तक एकनाथ शिंदे जी ने किसी के डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, पर्सनल अटैक नहीं किया है। तो कुणाल कामरा क्यों अटैक कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। तो आप कुणाल कामरा पे अटैक करिए, आप शिंदे का फेवर इतना क्यों ले रहे हैं, सवाल ये भी उठता है। आप बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया है। देखिए, अटैक किस पर किया जाता है, जो सत्ता में होता है। हाँ। वो हमेशा सत्ता में रहे, वो किस पर अटैक करेंगे, जो सत्ता में नहीं है वो उन पर अटैक करेगा ना। तो इसलिए कुणाल कामरा ने अगर उस व्यक्ति पर अटैक किया है जो सत्ता के लिए पूरा अपना जो विरासत था
जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, जो कहावत हुई पैदा, तो इसलिए ये व्यंग्यवाण हुआ उनके ऊपर। कुणाल कामरा ने जो अटैक किया अपने निजी इसके लिए नहीं किया, महाराष्ट्र की मेजोरिटी ऑफ जो सेंसस है उसको अभिव्यक्त किया, इसलिए। उसका जो आपका जो लॉजिक है वो एकदम सही है, लेकिन तो फिर पूरी महाराष्ट्र की जनता क्यों नहीं बोल रही? कुणाल कामरा क्यों बोल रहे हैं? कुणाल कामरा के ऊपर तो उसने अटैक किया नहीं है। आत्म जगत के हिसाब से एकनाथ शिंदे जी का एक गलती बताइए मेरे को कि उसने बोला कि ये ऐसा है। आर्टिकल 19 में जो भी एक्सप्रेशन की आजादी है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप पर्सनल अटैक करेंगे, और अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो नाम लेके बोलो ना। नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उसके उसके डर है ना। भले सत्ता को सवाल पूछो, लेकिन सवाल पूछने का भी एक एक एटिकेट होना है, एक एक सम्मान पूर्वक बोलो ना कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, नाम नहीं लिया लेकिन गद्दार कहा, लेकिन तीर निशाने पर लगाना, उनको क्यों मिर्ची लगी? जब नाम नहीं लिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है? देखो, यहाँ मिर्ची लगाने का सवाल नहीं है। मेरा पॉइंट, मैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में हूँ। क्यों हूँ? कि मैं हमेशा आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैं आत्मा के हिसाब से सबको चेक करूंगा। और ग्रोक भाई ने क्या बोला कि आत्मा के हिसाब से एकनाथ शिंदे जी को मैं 9 नंबर देता हूँ, और आत्मा की दृष्टि के हिसाब से कुणाल कामरा को 3 नंबर पे लाता हूँ। तो मैंने बोला कि ये 3 टेबल में फर्क क्यों किया? तो उसने यही बताया, लॉजिक उसका यही है कि एकनाथ शिंदे जी ने कुणाल कामरा की आत्मा की स्वतंत्रता के ऊपर और पर्सनल अटैक नहीं किया। इसके लिए एकनाथ शिंदे जी आत्म जगत के बहुत करीब है, और कुणाल कामरा जी एकनाथ शिंदे जी की आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी निजता के के ऊपर अटैक किया। इसके लिए वो आत्म जगत से बहुत दूर है। फर्क आप चेक करो। फर्क क्या है? आत्मा जगत से फर्क हो रही है। मैं आर्टिकल 19 का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आप गद्दार हो। आप गद्दार हो, दूसरे से गद्दार है, लेकिन मेरे से तो गद्दार नहीं हो, तो मुझे आपको गद्दार कहने का हक नहीं है ना। आप मुझसे गद्दारी करो तो ही मैं आपको गद्दार बोल सकता हूँ। तो उसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 19 का मिसयूज भी कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। मिसयूज कौन कर रहा है ये सब देख रहे हैं। आपके पास यानी शिंदे जी के पास में सत्ता है, आज चाहें तो कानून की दृष्टि से कुणाल कामरा को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी मिर्ची लगी तो जाकर के उनकी स्टूडियो की, जो कि उनका भी स्टूडियो नहीं है, उन्होंने भाड़े पे लेकर के वहां पर शूट किया, उसको आपने तोड़फोड़ कर दिया, तो यानी आप ये दंगा फैलाएंगे महाराष्ट्र में? यही यही आत्मबल है आपका? नहीं, ये आत्मबल नहीं है। आत्मबल का मतलब ये है कि आज तक उसने किसी को कुछ कहा नहीं है, पब्लिकली कुछ नहीं कहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ये सोचे, उसकी मैच्योरिटी ग्रोक भाई ने ऐसे ही नहीं कही है। आप ये समझो, समझने की दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। मैं कोई कानून के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो ग्रोक भाई को सवाल पूछा तो मैं खुद शॉक हो गया कि आत्मा की दृष्टि से शिंदे जी, और शिंदे जी का प्रूफ भी दिया उसने ना। उसने कुणाल कामरा को अटैक किया, आपने कोई वीडियो सुना, कोई बात सुनी? नहीं सुनी, बराबर है। तो कुणाल कामरा दूसरे की स्वतंत्रता के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? चाहे उसने जो भी किया, आपका तो कुछ किया नहीं है। आपसे आपने वोट दिया, आपने वोट देते समय बोला था कि आप ये ऐसा नहीं करोगे। तो ग्रोक का जो मेन पॉइंट क्या है कि आत्मा जगत से सबसे नजीक एकनाथ शिंदे जी है, और मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आत्मा से लेना देना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि कई चीजें रिपीट हो रही हैं, Yes. और मैं समझता हूँ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लब्बुल बाब लास्ट में यही है कि हमें किसी चैट बॉट को पार्टी नहीं बनाना है अपने डिस्कशन के बीच में। वो कौन होता है किसी चीज को कहने से? वो तो हमें अपना स्टैंड अपना रखना है, ठीक है? वो एक माध्यम है, उसका हम सहारा ले सकते हैं। कौन गद्दार है या कौन नहीं है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं इसमें। हम चाहते हैं कि अगर आप आत्मा शिंदे जी
कुणाल कामरा जी और हमारे अजय भाई, इनके बीच में रेटिंग करना चाहते हैं, जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा आत्मान कौन है, आपके लिए आत्मा क्या है, वो भी हमको बताएं, ताकि हमको पता लगे कि आप क्या समझते हैं आत्मा के बारे में। और अजय भाई से आत्मा क्या होती है, इनका पक्ष जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इनको संपर्क भी कर सकते हैं, वही यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल ये पूरा वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।